जैसे बिहार में इस वीआईपी पार्टी के बिना सरकार नहीं चलत, वैसे हूँ उत्तर प्रदेश में भी वीआईपी के बिना एवरी सरकार केहू के नहीं चली। यहाँ भी खेला हुई सबसे ये सवाल है भाई, किंग क्यों नहीं बन सकते जब आप इतने काबिल हैं, आपके मुद्दे एकदम सही हैं, आप सही राह पे हैं और जब वीआईपी की तरह एंट्री किया तो फिर गद्दी पे क्यों नहीं बैठना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहती आगे वाले सीएम कौन होगा, उससे मतलब नहीं है। पिछले जो 3 सीएम रहे हैं उसमें से किसके काम से आप प्रभावित हैं? थोड़ा नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका यूएनएन पे। और आपको जैसा कि हम अपडेट दे रहे हैं कि भैया यूपी चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से हो चुकी है और कई पार्टियां आ रही हैं यूपी में और चुनाव में लड़ने वाली हैं और सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो बिहार से आने वाली है। और इस वक्त हम लोग एक बिहार की पार्टी इसके कार्यालय में है। अब जब बिहार के जिक्र आ गए तो भोजपुरी आ जाओ, जब भोजपुरी और हिंदी मिल के बोला जाला तो मजे अलग होला। खैर भोजपुरी तो बोलत रह जाए, लेकिन अब बस सवाल ही बा कि जब बिहार से यूपी आवता वो लोग ए बार कौन सा नया कमाल करे वाला बा। वही कड़ी में हमारा साथे बालों कई जाना लोग जे एक पार्टी जन का नाम है वीआईपी, जिसका नाम पूरा फुल फॉर्म नाम है विकासशील इंसान पार्टी। इसने तो आते ही यूपी में तहलका मचा दिया है। चुनाव में क्या तहलका मचाएगा वो तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन इनके बारे में बता दूं कि ये लोग युवा नेता हैं और ये सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा नेता का। तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो सर ए बेरी यूपी में का कमाल हुई? खेला हुई खेला हुई बंगाल में तो हो गई, एजा खेला हुई, यहाँ भी खेला हुई। सबसे पहले आपके सब दर्शकों को हमारा नमस्ते बाटे। हम संतोष साहनी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य और राष्ट्रीय युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रयास बाटे कि उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में इस वीआईपी पार्टी के बिना सरकार नहीं चलत, वैसे हूँ उत्तर प्रदेश में भी वीआईपी के बिना एवरी सरकार केहू के नहीं चली। चलो वो तो समझ में आवत है कि वीआईपी के बिना सरकार ना चली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब की बार किसकी सरकार लागता? अब की बार सरकार किसकी होगी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं सरकार चाहे जिसकी भी बनेगी वो वीआईपी ही बनाएगी। क्या बात है। एक कहावत था कि हम किंग बनने नहीं आए, हम किंग मेकर बनने आए हैं और इसी पार्टी का कई लोगों ने मुझसे ये बात बोली थी। तो रवा ये पार्टी के प्रवक्ता हुई तो कितना ये बात से सहमत बानी और हमार जो जनता बा ओकरा से कई बात से एग्री रखनी कि हम के किंग ना किंग मेकर बनावे में जाए। काहे किंग बने काहे नहीं आयल बनी जा? बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार में विकासशील इंसान पार्टी ने एक किंग मेकर की भूमिका निभाई है और साथ ही आज हमारे जो नेता हैं उनको बाजीगर की उपाधि दी गई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 का होने वाला है उसमें भी हमारी यही उम्मीद है कि हम किंग अगर नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। और यहाँ भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री लौटनराम निषाद जी, उनको हम बाजीगर की उपाधि से नवाजने का कार्य करेंगे। पूरी तैयारी हो गई है। हमारे साथ एक और जी हैं जो इनका वैसे जो पार्टी का जो टैगलाइन है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो एक तरह से देखा जाए तो योगी से शिकायत नहीं है लेकिन मोदी से शिकायत है इस पार्टी को, इस बात से, क्योंकि पूरी पब्लिक यही बोल रही है कि योगी से तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मोदी से बहुत दिक्कत है वीआईपी पार्टी को। इस बात से मतलब इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, मोदी जी से भी यही दिक्कत है कि वो सेंट्रल में और आरक्षण नहीं दे रहे हैं। सब कुछ मोदी जी के हाथ में ही है। अगर वो चाहें तो हमको आरक्षण दे सकते हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ आरक्षण के लिए, अपने समाज को आरक्षण दिलाना ही हमारा मेन मकसद है। लेकिन अगर आरक्षण की सब बात की जाए तो अब कोई राजा नहीं है और सबको अपना ही कुआं खोद के पानी पीना है, बिना मेहनत की नहीं है। उसके बाद इस तरह आरक्षण की डिमांड हो सकता है कि जो हम लोग अगर जनरल कास्ट के हों या फिर ओबीसी के हों वो लायक हों, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे हैं एसटी और एससी के उनको मिल जाएगा। तो ये नहीं होगा कि हम किसी और का हक ले रहे हैं। ये बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। गलत इसलिए कह रही हैं कि अगर पूरे मैं सिर्फ प्रदेश की बात नहीं करूँगा, पूरे देश की बात अगर की जाए तो सबसे मेहनती तबका जो है वो ओबीसी एससी एसटी ही है। और ये जितनी मेहनत करता है, चाहे वो मानसिक मेहनत हो चाहे शारीरिक मेहनत हो, जितनी मेहनत ये करता है उतनी मेहनत चाहे सामान्य वर्ग की नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ एक और बात कोट करेंगे कि यहाँ हम जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसको सामान्य ओबीसी एससी एसटी में बांटने के लिए नहीं आए हैं। हम इन सभी लोगों के हक और अधिकार की बात करने आए हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो सरकार की योजनाएं हैं उससे लाभ नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग हैं जिसके लिए केंद्र की सरकार ने उनके लिए 10% आरक्षण 24 घंटे के अंदर लागू कर दिया है।
हम यहाँ आरक्षण मांग नहीं रहे हैं, हम ऑलरेडी यहाँ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में दर्ज हैं। हम सिर्फ उसे लागू करवाना चाहते हैं कि वो लागू हो जाए। हमारे आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके हमें भी वो सारे लाभ दिए जाएं, जिससे हमारा जो समाज है और हमारे समाज के समकक्ष जो अन्य समाज है उसको सरकार की योजनाओं से लाभ पहुंचे और वो भी देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ाए। हमारा ये मकसद है। चलिए, आपका तो मकसद काफ़ी अच्छा है। अब इस पे कितना वर्क करते हैं वीआईपी पार्टी, वो तो आने वाले टाइम में बेशक पता चल जाएगा। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ना कि जो आरक्षण की बात आप बता रही थी, देखिए एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें रिजर्वेशन का बहुत धज्जी उड़ाया गया है, और जो ओबीसी का रिजर्वेशन जिस कैटेगरी के जिस तरह से ओबीसी के लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और अगर देखा जाए हम लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की समीक्षा जो है उस आधार पर हम लोगों को रिजर्वेशन ऑलरेडी हम लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। पिछली कई सारी गवर्नमेंट ने इस पर शासनादेश भी लागू किया, सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है। लड़ाई इसकी है और ये सरकार अगर चाहे तो उसको कर सकती है, बट हम अभी मजबूत नहीं हैं, हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं, इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। और यही कारण यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम इस पार्टी का उदय ही आरक्षण के आंदोलन से हुआ है। वीआईपी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को देखते हुए हम अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को, वीआईपी पार्टी को, माननीय मुकेश जी की जो विचारधारा है उसको एक विकल्प के रूप में हम उत्तर प्रदेश में ले आएंगे। आप एक चीज़, इसका उदाहरण देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भाजपा की गवर्नमेंट थी और दोनों ही स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक अपने को विकल्प के रूप में दिखाया और बताया। मैं उसी तरीके से अपनी पार्टी को, माननीय मुकेश जी की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में हम लोग देंगे और सभी जाति, सभी धर्म और सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलेंगे। साथ में हम लोग रिजर्वेशन की लड़ाई भी लड़ेंगे। वैसे तो बिहार में आपका गठबंधन है ऑलरेडी बीजेपी से, और यहाँ पे आप बीजेपी के ही सामने खड़े हैं, तो क्या बिहार में जिन शर्तों के साथ आप बीजेपी से जुड़े थे, क्या वो शर्तें पूरी हुई कि नहीं हुई? देखिए, अभी बिहार की सरकार बने बहुत सारा दिन नहीं हुआ है और ये भी सच है कि राजनीति में जो शर्तें रखी जाती हैं वो सारी पूरी नहीं होती हैं। ये तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि जो हमसे वादे किए गए, मैं उस वादे को हमेशा उसको याद दिलाऊं और उस वादे पर उनको खरा उतरने के लिए मजबूर करूं। सिस्टम जो है बहुत लचर है, तो उस सिस्टम को सुधारने में और ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगता है और धीरे धीरे हम लोग अपने जो हमसे जो सरकार वादा की है या हम जो वादा कर रहे हैं जनता से, उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। मेरा ये सवाल है, भाई किंग क्यों नहीं बन सकते जब आप इतने काबिल हैं, आपके मुद्दे एकदम सही हैं, आप सही राह पे हैं, और आपने अभी केजरीवाल जी का एग्जाम्पल दिया और वो तो किंग बन गए, तो भाई वीआईपी क्यों नहीं, जब वीआईपी की तरह एंट्री किया तो फिर गद्दी पे क्यों नहीं बैठना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात हम बताते हैं आपको, हम अपने लोगों से या जनता से कोई भी गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं और आप भी ये जानती हैं कि ये पहला इलेक्शन है हम लोगों का, 2022 का पहला इलेक्शन होगा, तो जनता भी हमें आजमाएगी। हम अभी हमारे पास समय कम है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितने हम अपने जो हमारा जो चुनावी एजेंडा होगा उसमें हम किन किन बिंदुओं को रखते हैं, इन सब बातों के लिए जनता हमें आजमाएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले इलेक्शन में हम बहुत मेजॉरिटी में नहीं आएंगे, लेकिन इतनी संख्या हम ज़रूर लेकर आएंगे। आपको भी पता होगा कि हर पार्टी का एक कुछ मूल वोटर्स होते हैं, जैसे कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के और बसपा के हैं, वैसे ही वीआईपी के कुछ मूल वोटर्स हैं। उन मूल वोटर्स की बात अगर हम ध्यान में रखते हुए करें तो वो विधानसभा में तकरीबन 130-135 सीटें वही मूल वोटर्स विधानसभा को प्रभावित करते हैं। तो अगर 130-135 सीटें प्रभावित करते हैं, जो कि हमारा डेटा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, इस डेटा के तहत अगर हम बात करें तो अगर 130 सीटों पर, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल के गया है यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोले वो माननीय मुकेश जी का ये वर्ड है कि हम 160 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर हम 160 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 100% जीतेंगे, लेकिन अगर हम परिणाम अच्छा देते हैं तो उस समय हम उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि हम किंग मेकर जरूर बनेंगे। किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे, और किंग मेकर ही किंग होता है, आप ये भी समझ लीजिए। वैसे आप चारों से मेरा एक सवाल है कि आपने मायावती जी को भी देखा है, अखिलेश यादव को भी देखा है जब वो मुख्यमंत्री थे, और सीएम योगी को भी देखा है,
तो आपके लिए मतलब अब तक जो कहें तीनों की तुलना की जाए तो अब तक आप लोग बताइए कि आप किसको अच्छा मुख्यमंत्री को, मतलब अगर नंबर्स देना हुआ तो आप किसको मतलब परफेक्ट कहेंगे, नॉट मतलब अपनी बात ना छोड़ के, तीनों में से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है? सर पहले आप बताइए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जो अभी आपने बोला कि बीजेपी, सपा और बसपा, एक्चुअली क्या है, किसी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा, किसी के कार्यकाल में थोड़ा कुछ डेवलपमेंट ठीक रहा, किसी के कार्यकाल में कुछ भी नहीं है, तो किसको हम अच्छा बोलें? लॉ एंड ऑर्डर, मायावती जी आती है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो जाता है, ये तो बात बिल्कुल सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनका सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करेंगे, जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छा हम बोलेंगे। अखिलेश जी आए तो कुछ थोड़ा सा काम उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया, किया। यूथ में उनका काफ़ी क्रेज है। ऑब्वियसली यूथ में क्रेज है उनका, और उन्होंने कुछ काम भी किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन उस काम के पीछे इतना करप्शन था कि वो काम, उस काम को करप्शन ने ढक दिया। अभी देखिए सीबीआई, अभी इतने सारे केसेस लगी हैं, खुल रही हैं धीरे धीरे, उनके घर में ही डिस्प्यूट है, दुनिया भर का उनका घर का ही प्रॉब्लम है, वो उसी को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जो आदमी घर ही नहीं संभाल पाएगा वो प्रदेश क्या संभालेगा, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। सर वो तो वक्त बताएगा वो घर संभाल पा रहे कि नहीं और प्रदेश संभाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरा सवाल आप भूल गए, एक नाम बताइए बस फटाफट। नहीं, इसमें किसी को नंबर 1 नंबर 2 नहीं दे सकता हूँ, ये तीनों लोग लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। तो तीनों लोग बराबर हैं। हाँ, तीनों लोग बराबर हैं, और कोई इसमें नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। सर आपके हिसाब से तीनों बराबर हैं कि कोई एक है जो थोड़ा सा ऊपर है? ये जरूरी नहीं कि तीनों में से कोई सीएम बनेगा, ये भी हो सकता है इन तीनों में से कोई नहीं ना पूछ रही हूँ क्योंकि तीनों का आपने सीएम का वो वक्त देखा हुआ है, तीनों अपने अपने रहे हैं, आपकी नज़र में कौन सा सीएम ज़्यादा अच्छा है? हमारी नज़र में सीएम वही अच्छा है जो हमारे युवाओं को एक अवसर दे, एजुकेशन का उनको अखिलेश कुछ की लाभ तरफ मिले। अखिलेश की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं इशारा करूँ, समझदार पूरा जो देश देख रहा हमको, सब समझ रहे हैं, समझ गए होंगे, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। नहीं समझ में आ रहा है। आप भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, समय का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए, बस हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, कुछ ही क्षण बचा है, बस 7-8 महीने बचे चुनाव। सर आप तो पत्रकार रहे हैं, अब प्रवक्ता हैं, आप बताइए, मैं ये नहीं कहती आगे वाले सीएम कौन होगा उससे मतलब नहीं है, पिछले जो 3 सीएम रहे हैं उसमें से किसके काम से आप प्रभावित हैं थोड़ा बहुत? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उनकी बात को भी कोट करूंगा, उनकी बात को सहमति देते हुए अपनी बात रखूंगा। पहली एक बात यह है कि विकासशील इंसान पार्टी यहाँ विकल्प बन के इसलिए आ रही है क्योंकि उसने देखा है कि जो भी पार्टियाँ यहाँ सत्ता में रही हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया। मायावती, मैं अध्यक्ष जी की बात को कोट करूंगा, मायावती जी के शासन में प्रशासन थोड़ा सही रहा, अखिलेश जी के शासन में थोड़ा सा कार्य हुआ, थोड़ा सा विकास देखने को मिला, लेकिन वर्तमान सरकार की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया है? क्या यहाँ जो अत्याचार महिलाओं और अन्य जो वंचित, जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर होना बंद हो गया है? आप मीडिया से हैं, आपको ये भली भांति पता है कि जो भी अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार तक हो रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई कानून कर रहा है? यानी कि वर्तमान सरकार तो हर एजेंडे पर फेल है। तो इन तीनों की अगर तुलना की जाए तो तीनों लगभग बराबरी की श्रेणी में आते हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। और 10 में से अगर नंबर देने की बात हो तो कोई भी 1 नंबर भी पाने लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने, अखिलेश यादव की बात की जाए तो जब उनका शासन रहा है 4 बार, वो और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं मिलाकर, उन लोगों ने भी काम किया, लेकिन एक खास समुदाय के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी। अगर वो एक खास समुदाय, मान लीजिए वो ओबीसी वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, प्लस ओबीसी की जो संख्या है वो 55 से 60% है। तो 55 से 60% में सिर्फ एक खास समुदाय ही नहीं आता है, उसमें और भी कई समुदाय आते हैं, उस पर भी ध्यान देना था। 2017 के चुनाव में यही एक मुद्दा बना, जिसके कारण सपा की सरकार गई और अति पिछड़े जो समाज है, जो ओबीसी में कैटेगरी अगर बांटी जाए तो जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसने बीजेपी को सपोर्ट किया कि बीजेपी आएगी सत्ता में तो हमारा कुछ भला होगा। लेकिन बीजेपी आने के बाद और नुकसान हुआ, इसलिए हम किसी को भी कोई अंक नहीं देंगे। इसीलिए हम वीआईपी को, यानी हमारी जो पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है, उसको एक विकल्प के रूप में लेकर आ रहे हैं, ताकि जो भी
वंचित इन द सेंस कि केवल SC ST OBC नहीं, जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे वंचित लोग हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम इसलिए सबकी बात करने आए हैं और एक विकल्प बनने जा रहे हैं। ठीक है, विकल्प बनकर हम यहाँ उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। चलिए, आपकी चीज़ों से कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। खैर सर, आप बताइए। जी, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि जो हमारी VIP पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, वो एक विकल्प के तौर पे आई है। और जैसा कि सभी CM रहे हैं, उनके शासनकाल में अगर जनता को कोई तकलीफ़ हुई होगी तो विकल्प के तौर पे वो VIP पार्टी को चुनेगी, ऐसा है। और हमारी जो पार्टी है ये हमारे समाज को उनके हक दिलाने के लिए, जो गरीब तबका है, जो दबे लोग हैं, उन जिन तक उनका हक नहीं पहुंच पाता है, उनको उनका हक दिलाना है। और हमारी पार्टी सभी किसी एक विशेष जाति को VIP नहीं होता तो आप किसको वोट देते? जी, अगर VIP नहीं होता तो VIP नहीं होता तो देखते किसको वोट देते। अभी तो आप बताइए। देखिए, VIP नहीं होती तो हम तो नोटा को वोट देते। और 2015 से जब से हमने राजनीति में एंट्री मारी है, तब से हमने इन चारों पार्टियों में किसी को वोट नहीं दिया है। आज मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, मैंने आखिरी वोट जो लोकसभा में 2014 में वोट दिया था, मेरे गांव में जब मैं वोट डालने गया तो मैं आखिरी वोटर था वोट डालने वाला। एकदम 6 बजे पहुंचा मैं, और मैंने नोटा पर वोट दिया और नोटा पर वोट दिलवाया, उसी कमी को पूरा करने के लिए कि हम किसको वोट दें। हमने VIP को यहाँ बुलाया है और माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में हम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, बिहार में तो हैं ऑलरेडी सरकार में, झारखंड जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे और दिल्ली तक पहुँचेंगे। ये हमारा अभी से आत्मविश्वास भी है और हमारा दावा भी है। चलिए, आगाज़ तो हो चुका है और यूपी चुनाव में बहुत ही कम टाइम बचा है, 6 से 7 महीने बस बचे हुए हैं। और अभी जो इनका जोश है उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि इस बार क्या कमाल होने वाला है। जो इनके दावे हैं वो भी देखना मज़ेदार होगा कि किस हद तक सही साबित होता है। जो चमत्कार बिहार चुनाव में हुआ था, ऐसा कुछ नया हमें देखने को यूपी चुनाव में मिलता है कि नहीं मिलता है। आगे जब जाएंगे हम पीछे पीछे तो आएंगे ही आएंगे। खैर, अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं और मैं जल्दी VIP का एक एक्सक्लूसिव वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको VIP से जुड़े कोई भी खबर चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए UNN।